आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिद लतीफ़ है। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूँगा उसका ताल्लुक़ एमडी कैट से है और जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में जो टॉपिक आपके एमडी कैट में शामिल है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज मैं सबसे पहला टॉपिक जो है एसोसिएट इनहेरिटेंस विद द लॉज ऑफ मेंडल, इसको डिस्कस करूँगा। तो जेनेटिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखें, हमारे जो माँ बाप हैं उनमें बहुत सारी खसूसियात होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं अपने बच्चों में, ठीक है। अब वो जो ट्रांसफ़र हुई हैं कैसे ट्रांसफ़र हुई, नंबर 1, ठीक है। और ट्रांसफ़र होने के बाद आपने देखा होगा कि आपके कुछ बहन भाई जो होते हैं बहुत हद तक आपसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ भी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो कुछ आपके बहन भाई जो होते हैं उनकी हाइट बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है, कुछ के हेयर जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ के ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। कुछ की आँखें जो होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं। तो ये सब आपको वेरिएशन भी नज़र आता है, ये आपको डिफरेंट चेंजेस भी नज़र आते हैं। यानी जो माँ बाप से खसूसियात मिलती हैं बहन भाइयों में, ठीक है, जो ट्रांसफ़र होती हैं उसमें आपको ये चेंजिंग से नज़र आते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स को पढ़ते हुए हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, कि ये वो कौन सी जीन्स हैं। देखें, जेनेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जीन्स में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है हमारी ख़ास चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर आइज़ हैं उनकी जीन्स अलग हैं, हेयर हैं तो उनकी जीन्स अलग हैं, तो उनके बारे में जो जीन्स में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अब सवाल ये है कि विच जीन्स अकाउंट फॉर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन जनरेशन एंड वेराइटीज़, ठीक है। तो वो कौन सी जीन्स होती हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, फिर बच्चों से उनके बच्चों में, फिर बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। तो उसमें जो हैं आपको ख़ास तौर पे जो कॉमनली नज़र आएंगी वो हैं आई कलर की जीन्स हैं, हेयर कलर की जीन्स हैं, ब्लड की जीन्स हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उनकी जीन्स भी जो होती हैं एक माँ बाप से दूसरे माँ बाप में और इस तरीके से ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ये कॉमन जीन्स होती हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं सवाल कि वो क्या चीज़ें जो हमें माँ बाप से खसूसियात मिलती हैं और वो कौन सी ऐसी खसूसियात होती हैं जो हमें माँ बाप से नहीं मिलती। तो माँ बाप से जो हमें ख़ास तौर पे खसूसियात मिलती हैं कॉमन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसमें आई कलर, हेयर कलर, ब्लड टाइप, और ये वो सारी मतलब खसूसियात होती हैं, जेनेटिक्स होती है, वरासत होती है जो हमें माँ बाप से मिलती है। और जो नहीं मिलती वो क्या होती है, डाइट। अब मिसाल के तौर पे आपके माँ बाप को मीठा खाना पसंद है, हो सकता है कि आपको मीठा खाना पसंद ना हो। आपके माँ बाप को गोश्त खाना पसंद होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको गोश्त खाना पसंद ना हो, आपको मुर्गी का गोश्त खाना पसंद हो, आपको फ़िश का खाना पसंद हो। आपके माँ बाप जो थे वो मिसाल के तौर पे टेलर थे, या फिर कह लीजिए कि और कोई दूसरे काम करते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही काम करेंगे, हो सकता है आप कोई नए उस माहौल के हवाले से नए काम को अडॉप्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो जीन्स में आपके अंदर इस तरह की जीन्स मौजूद नहीं होती जो कि माँ बाप से ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो ये वो जीन्स होती हैं, यानी कि डाइट के हवाले से, नए स्किल्स के हवाले से, या आप खेल रहे थे, कहीं आप गिर गए, आपको चोट लग गई, ठीक है। अभी जो चोट लगी है तो ये आपके माँ बाप के अंदर कोई ऐसी जीन्स ही जो ट्रांसफ़र हुई, आपको लगी नहीं, ऐसी कोई रीज़न नहीं थी। ये एक इस तरह की ये चीज़ें जो होती हैं हम माँ बाप से हासिल नहीं करते, बल्कि इन्वायरमेंट से, माहौल से हम हासिल करते हैं। मसल डेवलपमेंट, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक़ होगा, हो सकता है कि आपके माँ बाप को उसका शौक़ ना हो, तो ये जीन्स में नहीं लिखा हुआ होता। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें माँ बाप से नहीं मिलती, बल्कि जब हम माहौल में आते हैं तो हम वहाँ पे रह के इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को हासिल करते हैं। अच्छा, अच्छा पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि फैक्टर्स जो है वो जीन्स को कहा जाता है। व्हाट हेरिडेटरी फैक्टर्स, यानी कि जीन्स डू मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैव इन कॉमन एंड इन व्हाट फैक्टर दे डिफ़र। अब जैसे हम इंसानों की बात कर रहे हैं, इंसान भी एक स्पीशीज़ है, शेर भी एक स्पीशीज़ है, टाइगर भी एक स्पीशीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से लोमड़ी जो है वो भी एक स्पीशीज़ है, कैट जो है वो भी एक स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ कैसे कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या जानवर या इंसान जो आपस में क्या कर सकते हैं, मेल जोल कर सकते हैं और उसके नतीजे में क्या हो, बच्चे पैदा हों, ठीक है। इनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो अब हम क्योंकि इंसानों की बात कर रहे हैं तो हम इंसानों तक ही लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। तो इनमें वो कौन सी जीन्स होती हैं इंसानों में, यानी कि आपके माँ बाप में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त वगैरह में, जो कॉमन होती हैं, ठीक है।
वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो या जीन्स होते हैं कॉमन में। सबसे पहली बात जो है डीएनए जो होता है वो तमाम इंसानों में तकरीबन कॉमन होता है, ठीक है। और इसके अलावा तो हम बात कर रहे थे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो तमाम इंसानों में कॉमन होता है। इसके अलावा हम सब में ये ऐसी जीन्स मौजूद होती हैं जो हमारे दिल को बनाने में, लंग्स को बनाने में, बोन्स को बनाने में, बालों को बनाने में, आँखों को बनाने में, ठीक है, नाक को बनाने में क्या होती हैं, वो कॉमन जीन्स होती हैं जो तमाम इंसानों में पाई जाती हैं। अच्छा, अब वो कौन सी जीन्स हैं जो हमारे अंदर और दूसरे इंसानों में डिफ़र करती हैं, अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ऐसे तो और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे जिक्र शेयर करूँगा ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप। यानी जो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, अगर आप देखें आपके बाप का ब्लड ग्रुप कुछ और होगा, आपकी माँ का ब्लड ग्रुप कुछ और होगा, आपके जो बहन भाई हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स में 3 जीन्स होती हैं, A, B और O, ठीक है। A और B क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं, O जो होती है वो रिसेसिव होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, माँ से एक जीन मिलेगी, बाप से एक जीन मिलेगी। तो जो बच्चे में 2 जीन्स आती हैं, फ़र्ज़ का एक बच्चा है जिसमें एक बाप से A मिली है, माँ से B मिली है, तो उसका ब्लड क्या बनेगा, AB बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों जो जीन जो हैं डोमिनेंट है, तो इसलिए इस ब्लड को हम क्या कहते हैं, AB ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें माँ से उसको एक ग्रुप मिला है, बाप से O ग्रुप मिला है, लेकिन क्योंकि O जो है वो रिसेसिव है, तो उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, A ग्रुप का ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी तरीके से हो सकता है बाप से भी O मिला हो, माँ से भी O की जीन मिली हो, तो उसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा बच्चे का वो क्या बनेगा, O ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये एक वो पैरामीटर है जिसमें स्पीशीज़ जो होती हैं, यानी इंसान जो होते हैं दूसरे इंसान से डिफ़र करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब हम हेरिडिटी को, वरासत को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बीमारियां हैं जो आपके माँ बाप में थी वो आप में आ सकती हैं, तो उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग वगैरह ना करें, और ऐसे केमिकल से अपने आप को बचाएं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो धुआं जो निकल रहा होता है इधर उधर का गाड़ियों का, इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको हम सांस के ज़रिए अंदर ले लेते हैं, ठीक है। वो अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, हमारे सेल में एंटर होंगे, सेल में एंटर होने के बाद डीएनए को चेंज कर देंगे, उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जिस वजह से हमें कोई बीमारी भी आ सकती है, कोई और बीमारी भी हमें डेवलप हो सकती है। अब किसी के माँ बाप को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो बच्चों को चाहिए कि वो अपना एक रेगुलर चेकअप करवाते रहा करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का ख़तरा स्टार्ट होने वाला है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि अब क्या ऐसा किया जाए कि आप इससे अपने आप को बचा सकें। मेंडल जो था उसने जेनेटिक्स पे बहुत काम किया, और जेनेटिक्स पे काम करने की वजह से ये कह लीजिए कि उसने मुख्तलिफ़ लॉज जो थे उनको डेवलप किया, और जो मुख्तलिफ़ लॉज डेवलप किए तो वो उनमें जो मेथडोलॉजी थी, यानी जो उसने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया और जो मटेरियल इस्तेमाल किया, ठीक है, वो की वजह से उसके जो मेंडल के जो लॉज थे वो सब क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए। अब मेथड क्या तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर काम किया था, तो उसने वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को इस्तेमाल किया मेथड में। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि एक ही फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल में, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मेल का जो रिप्रोडक्टिव जो यानी कि स्पर्म है वो ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ पे मौजूद एग के साथ उसका मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, अब उसने जो प्लांट है वो पी प्लांट को चूज़ किया, मटर के प्लांट को चूज़ किया। मटर के प्लांट को चूज़ इसलिए किया, एक तो उसको आसानी के साथ लगाया जा सकता है, दूसरी बात ये कि उसकी बहुत सारी टाइप जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट, इसने मेथडोलॉजी के साथ साथ कुछ और बातों का भी ख्याल रखा। वो ये था कि उसने ऐसे प्लांट चूज़ किए मटर के, पी के, जो उनके अंदर ये कैरेक्टर्स पाए जाते थे कि उनमें आपको बड़े प्लांट भी मिलेंगे, छोटे प्लांट भी मिलेंगे। ये जो प्लांट्स होते हैं मटर के, इसमें आपको जो सीड्स हैं वो राउंड कलर के भी मिलेंगे और रिंकल्ड भी मिलेंगे, यानी कि खुरदरे टाइप के।
इसके अलावा अगर आप सीड का कलर देखेंगे तो वो येलो कलर का भी है और ग्रीन कलर के भी है। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें येलो कलर के सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं और ग्रीन कलर के सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके पी प्लांट में आपको जो सीड कोट है, सीड कोट आप समझते हैं किसको कहा जाता है? सीड के जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम सीड कहते हैं। यानी ये फ़र्ज़ करें ये सीड है, ये जो बाहर वाला कोट, ये जो हिस्सा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। तो ये जो सीड कोट है, मटर के प्लांट इस तरह के भी होते हैं जिनमें ग्रीन कलर का भी सीड होता है और वाइट कलर का भी सीड होता है। इसके अलावा मटर के प्लांट में जो उसका जो पॉड होता है, ये पॉड शेप कहलाता है, ये क्या होता है? इन्फ्लेटेड होता है, यानी कि फूला हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड भी होता है, कंस्ट्रक्टेड कहा जाता है। ये तो इन्फ्लेटेड हो गया। अब कंस्ट्रक्टेड क्या होता है कि इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आएगा। जो बीज हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इस पार्ट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा ये जो पॉड है, जिसकी मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, दोबारा मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर में भी आपको ऐसे प्लांट्स होंगे जो ग्रीन कलर के प्रोड्यूस करते होंगे और ऐसे प्लांट भी होंगे जो येलो कलर के प्रोड्यूस करते होंगे। इसके अलावा जो पी प्लांट है उसमें जो फ्लावर लगता है, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर जो है बिल्कुल शाख के ऊपर जाके लगता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्मिनल फ्लावर, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टर्मिनल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे प्लांट्स भी होते हैं इसमें पी प्लांट में जिनके एक्सियल, यानी कि जो शाखें जो साइड से निकल रही होती है ना, यहाँ से क्या निकलता है? फ्लावर निकलता है। यानी वो टर्मिनल पे मौजूद नहीं होते, बल्कि शाखों के दरमियान में से फ्लावर निकलते हैं। तो ये वाले प्लांट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ठीक है, जिनको सामने रखते हुए मेंडल ने बहुत सारे लॉज को आगे चल के तरतीब दिया, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये तमाम लॉज। मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले ऐसे प्लांट्स लिए जो प्योर ब्रीड प्लांट्स थे, ठीक है। फिर उनके सीड्स लिए, जाहिर सी बात प्योर ब्रीड होंगे तो उनके सीड्स भी क्या होंगे? प्योर ब्रीड होंगे। फिर उनको ग्रो किया। ग्रो करने के बाद जब वो प्लांट बड़े हुए तो उनमें फ्लावर्स आए। जब फ्लावर्स आए तो उसने क्या किया कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराई। मिसाल के तौर पे उसने एक ऐसा प्लांट लिया जो कि लंबे कद का था और दूसरे ऐसे प्लांट लिए जो कि छोटे कद के थे। अब इन दोनों में फ्लावर आ गए। फ्लावर आने के बाद उसने क्या किया कि इनमें आपस में क्या किया? क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, ठीक है। उसके नतीजे में फिर इसने देखा कि जो बच्चे प्लांट के पैदा हुए वो किस तरह के थे, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये आपके सामने मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये समझ लेंगे प्योर ब्रीड किसको कहा जाता है। प्योर ब्रीड कहा जाता है, मैंने भी आपको शायद शुरू में बताया था कि माँ से आपको एक जीन मिलती है, बाप से आपको एक जीन मिलती है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें माँ से आपको जो है वो टॉल मिली है और बाप से भी आपको कौन सी मिली है? टॉल वाली मिली, यानी कि ये प्योर ब्रीड कहलाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें बाप से आपको टॉल वाली मिली है और माँ से आपको स्मॉल टी वाली के लिए, तो ये प्योर ब्रीड नहीं कहलाएगा, ये इम्प्योर ब्रीड कहलाएगा। तो उसने कौन से प्लांट्स लिए थे जिनमें प्योर ब्रीड थी, यानी कि दोनों जीन्स क्या थी? एक ही फैक्टर की थी, दोनों टॉल थी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि सबसे पहले तो इनके गैमेट्स बने। ये देखें यहाँ पे, अभी जो टॉल है इसके गैमेट्स बने, ये 2 गैमेट्स बन गए, ठीक है। और जो फीमेल थी यानी उनके एग, उनमें भी गैमेट्स बने, ठीक है। ये उनके गैमेट्स आ गए, फीमेल प्लांट कह लें या दूसरा प्लांट कह लें जो छोटे कद का था। अब इसको उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। तो ये देखें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, टी को टी से किया, तो ये आपके सामने आ गया, ये टी आ गया, फिर टी को टी से किया, टी आ गया, फिर ये सेम आ गया। तो उसने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि तमाम के तमाम प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए, हमने किसको क्रॉस कराया था? टॉल प्लांट्स को स्मॉल प्लांट्स के साथ। तो अब जो तमाम के तमाम प्लांट्स जो प्रोड्यूस है वो सब के सब क्या थे? टॉल थे। अब उसने क्या किया कि यही जो प्लांट्स थे, इनके जो ये टॉल प्लांट्स आ रहे थे, इनको आपस में फर्टिलाइज़ कराया, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, तो ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन से पहले मैं एक और आपको कैरेक्टर बताता हूँ। ये है राउंड सीड्स, ठीक है, और ये है रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स लिए जो कि राउंड सीड प्रोड्यूस करते थे और ऐसे प्लांट्स लिए जो रिंकल सीड प्रोड्यूस करते थे। इनके उन्होंने गैमेट्स बनाए, ये गैमेट्स बन गए, ये इसके गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब इनको आपस में क्या किया? क्रॉस फर्टिलाइज करवाया। तो अगर आप देखें तो इसमें भी अगेन अब तक के कैरेक्टर डिफरेंस है। यहाँ पे टॉल कैरेक्टर था और स्मॉल कैरेक्टर था, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे रिंकल्ड है, ठीक है। दोनों कैरेक्टर क्या हैं? डिफरेंट हैं।
तो जब इनको आपस में क्रॉस कराया गया तो आप क्या ऑब्जर्वेशन आई कि तमाम के तमाम प्लांट जो प्रोड्यूस हुए सब के सब क्या थे, राउंड थे, ठीक है, जैसे कि टॉल में टॉल प्रोड्यूस हुए थे। अब इस बात को सामने रखते हुए उसने एक लॉ फॉर्मुलेट किया, लॉ बनाया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये क्या है कि इन हाइब्रिड इम्प्योर कंडीशन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस कम्प्लीटली वाइल अदर इज मार्क कम्प्लीटली। अब ये देखें, ये जो हाइब्रिड कंडीशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। अब हाइब्रिड कंडीशन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, ये जो थे पहली जनरेशन में जो पैदा हुए थे प्लांट्स, उनको इसने आपस में क्रॉस कराया। वही मेथड है, सबसे पहले इसने ये जो टी है इसके उसने गैमेट्स बनाए, ठीक है, और दूसरे के भी टी गैमेट्स बने। अब इनको आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद अगर आप देखें तो क्या आपको साफ और वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक तो इसका जो रेशो है वो 3:1 आ रहा है, ठीक है, और दूसरा इसका जो रेशो है वो 3:1 आ रहा है, इसका भी रेशो 3:1 आ रहा है। इसके पहले मैं आपको एक जो कंडीशन बताने वाला हूँ कि ये जो F1 जनरेशन थी ये भी हाइब्रिड है। क्यों? इसमें एक जीन जो है वो टॉल है और एक जीन स्मॉल जीन की है। तो एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है? टॉल वाला एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट। और जो स्मॉल वाला है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा बल्कि वो रिसेसिव है। तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली उसने ये बताया कि जब हाइब्रिड कंडीशन होती है तो उसमें भी एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और दूसरा नहीं होता। अब ये कंडीशन क्या हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ जीन्स हैं, एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है और दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और डोमिनेंट क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया कि जो एक्सप्रेस होता है, जैसे कि इसमें टी एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव होता है जो मौजूद तो होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता, सामने नज़र नहीं आता। अच्छा, अब ये F2 जनरेशन अगर आप देखें, F2 में क्या हुआ कि इसको हमने सेल्फ फर्टिलाइज़ किया, तो मैंने आपको बताया था, तो ये इस तरह के आपके सामने ऑफ स्प्रिंग्स आ गए प्लांट्स के, ठीक है। अब इसमें अगर आप रेशो देखें तो 3 जो थे वो टॉल थे, एक ये टॉल है, एक ये टॉल है, एक ये टॉल है, जबकि एक जो था वो स्मॉल था। इसी तरीके से ये राउंड कैरेक्टर का जो सीड्स का हमने यहाँ पे किया था, तो इसमें अगर आप देखें तो अगेन वही सेम कि 3 जो हैं वो क्या हैं, राउंड सीड्स हैं, और एक जो है वो रिंकल सीड आ रहा है यहाँ पे बना हुआ। तो दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जो लॉ उसने डिस्कस किया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने फॉर्मुलेट किया वो क्या कहता है कि जो जीन्स होती हैं हर कैरेक्टर की, जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होती हैं, अलहदा हो जाती हैं। हर एक गैमेट में एक एक जीन हर कैरेक्टर की क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि हर एक गैमेट में एक एक जीन हर कैरेक्टर की ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है कि राउंड सीड्स हैं, इनको हमने क्रॉस किया किसके साथ, रिंकल्ड सीड्स के साथ। अब उस पर जाने से पहले मैं आपको मियोसिस के बारे में बताना चाहूँगा कि मियोसिस एक प्रोसेस है जो गैमेट्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 होती है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और 2 सेल बनते हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। अब ये जो 2 सेल बनते हैं तो उसके बाद मज़ीद एक सेल जो होता है इसमें से वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है और दूसरा सेल भी डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है। और इस दफ़ा जब ये 4 सेल बनते हैं तो हर एक में क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, वो 1 हो जाती है। यानी कि हर गैमेट में क्या होता है कि जो जीन जो होती है वो एक एक ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक जो मैं क्रॉस बता रहा था आर के गैमेट बने आर और इसके जो गैमेट बने ये आर। अब इसको जब क्रॉस किया गया तो जो ऑफ स्प्रिंग बने तो दोनों में क्या थी कि एक आर की जीन आ गई और एक स्मॉल आर की जीन आ गई, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसमें F2 जनरेशन देखेंगे। F2 में अगर आप देखें तो इन दोनों को हमने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज़ किया, यानी कि ये जो आर और आर है इन दोनों को हमने ऑफ स्प्रिंग जो प्लांट थे उसको मेंडल ने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। तो अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, सबसे पहले तो गैमेट बने इसके ये देखें, एक ये गैमेट बना, एक ये गैमेट बना, इसी तरीके से इसका एक गैमेट बना, एक गैमेट। अब इनको हमने क्रॉस फर्टिलाइज़ किया तो ये आपके सामने सारे के सारे क्या हैं, ऑफ स्प्रिंग्स आ गए।
एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ये होता है कि जो एक कैरेक्टर है उसकी जो आपको जीन है अगर वो सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैरेक्टर हम लेते हैं टॉल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसमें क्या हो सकता है कि एक जीन जो प्लांट की है वो टी भी हो सकती है और दूसरी जीन जो है प्लांट की वो क्या हो सकती है, वो भी टी हो सकती है, यानी दोनों टॉल जीन्स हो सकती हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। अब हीट्रोजाइगस क्या होता है कि एक प्लांट है उसमें एक जीन तो टॉल है लेकिन जो दूसरी जीन है वो क्या है, स्मॉल वाली है, डॉरिफ की जो है वो जीन है, इसको हम कहते हैं हीट्रोजाइगस। अब एक और चीज़ हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप कहा जाता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर। मिसाल के तौर पे ये जो कैरेक्टर है टॉल को मैं डिस्कस कर रहा था आपके सामने, तो अगर आप वो प्लांट देखेंगे तो सामने भी आपको वो टॉल नज़र आएगा। अब जैसे ये हीट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें भी जब आप प्लांट देखेंगे क्योंकि इसमें डोमिनेंट क्या है, टी है, तो आपको प्लांट क्या नज़र आएगा, टॉल नज़र आएगा। लेकिन अगर फर्ज करें एक प्लांट है जिसमें जो है दोनों जीन्स क्या हैं, टी हैं, छोटी स्मॉल डॉरिफ है, तो अब अगर आप प्लांट देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, स्मॉल प्लांट नज़र आएगा। ठीक है, तो फिनोटाइप बेसिकली फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस क्या है उस कैरेक्टर की। ठीक है, अब एक चीज़ होती है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे फिनोटाइप में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक कैरेक्टर है टॉल, उसमें दो जीन्स मौजूद हैं, दोनों क्या हैं, टी हैं। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप हो गया, यानी कि दोनों में कौन सी जीन्स मौजूद है, कैपिटल टी। लेकिन अब ये जो है इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, वो ये है कि इसमें कैपिटल टी है और एक कौन सी है, स्मॉल टी की अवेलेबल है। और इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसकी जीनोटाइप में ये है कि दोनों जो जीन्स हैं वो स्मॉल टी हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक चीज़ होती है फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो क्या है कि बज़ाहिर जो सामने आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि इसमें ये भी आपको राउंड सीन नज़र आएंगे, ये भी राउंड सीन नज़र आएंगे फिजिकली फिनोटाइप जो होगा इसका, और ये भी राउंड सीन नज़र आएंगे। लेकिन ये वाला जो ऑफ स्प्रिंग है इसमें जो सीड्स होंगे वो कौन से होंगे, स्मॉल होंगे, सॉरी रिंकल्ड सीड्स आपको नज़र आएंगे। तो ये फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1 2 3, 3:1। ठीक है, 3:1। अब जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा, इंटरनली वो जो प्लांट्स हैं वो कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक जो है ना कंप्लीट आपको टॉल नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें जीन्स भी अंदर क्या हैं, दोनों राउंड सीड नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जीन्स भी क्या हैं, दोनों राउंड की हैं। अब दो इस तरह के आपको सीड्स नज़र आ रहे हैं जो कि हैं तो राउंड सीड फिज़िकली अगर आप देखें, फिनोटाइप देखें, लेकिन दोनों में क्या है कि एक राउंड सीड की जीन है और एक रिंकल सीड की जीन है। तो इसलिए ये इस तरह की क्वांटिटी क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या हो गया, 1:2 हो गया। और ये अगर आप देखें तो आपको ये रिंकल सीड नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें जो जीन्स हैं दोनों की दोनों क्या है, वो स्मॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑफ स्प्रिंग या प्लांट है जिसमें रिंकल सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें दोनों जीन्स क्या हैं, आर आ रहे हैं, वो एक प्लांट है। तो अब जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1 2 ये हो गए और 1, यानी कि 1:2:1। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें गौर ये कीजिएगा कि ये 4 जो कैरेक्टर हैं इसमें 2 ये सब के सब क्या है, सेम है। देखें TTRR 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 TT, ये 4 सेम है और ये तकरीबन 16 के करीब ऑफ स्प्रिंग आपको नज़र आ रहे हैं। ये गैमेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, गैमेट्स हैं, और इनको जब क्रॉस किया गया तो इसमें 16 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, उनमें से 4 जो हैं वो सेम है। तो अब मेंडल ने आगे चल के एक और लॉ डिफ़ाइन किया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो ये कहता है कि द मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ दी अदर। अब देखें ये एक पेयर है जीन का, एक ये हो गया, ठीक है, TT, और एक ये। अब ये एक कैरेक्टर है, यानी कि टॉल राउंड सीड्स हैं। इसमें जो जीन्स है ना ये अलहदा तो होंगी लेकिन इंडिपेंडेंटली होंगी। ठीक है, और जैसे कि पहले उसने बताया था आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी, इसमें से जो 4 जो हैं ऑफ स्प्रिंग वो सेम है जैसे कि उनके फादर थे यहाँ पे। ठीक है, सेम है, लेकिन बाकी 12 के 12 क्या हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि इनमें जीन्स जो हैं इंडिपेंडेंटली क्या हो रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें ये कहना है कि जो जीन्स जो होती हैं वो अलहदा तो होती हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली होती हैं, कि किसी की मर्ज़ी के ताबे नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से होती हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो उनके अंदर फीड होती है, कोड होती है, वो उसके मुताबिक चेंज होती हैं। तो ये था पहला जो टॉपिक आज जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में डिटेल। इसके बाद मैं मज़ीद दूसरे टॉपिक भी डिस्कस करूँगा, और इन टॉपिक्स के आखिर मतलब ये 2-3 टॉपिक डिस्कस करने के बाद मैं MCQs भी बनाऊँगा, और वो MCQs जो होंगे MD कैट जो टेस्ट है उससे रिलेटेड होंगे, होपफुली आपको पसंद भी आएंगे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।